जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। जय माँ शुभ्रांगिनी। आज की पीढ़ी को हम लोग सीनियर सिटीजन्स जिस निगाह से देखते हैं वो सार्वभौमिक तो नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे ऐसे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ उदाहरण देख के कोफ्त होती है, क्षोभ होता है। बेटा कहीं तुम भी तो ऐसे नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे बड़ा झटका लगा कल एक उदाहरण देखकर। एक एम्प्लॉई है हमारे यहाँ। मेरे यहाँ शिखर IAS एकेडमी में तो कोई एम्प्लॉय नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चों की कंपनी है, चलाते हैं वो अपनी स्वयं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो एक एम्प्लॉय है, कल वो कह रहा था, उसने छुट्टी मांगी होगी, मैं वहीं था बच्चों के पास। उसने कहा कि उसके ससुर साहब की डेथ हो गई है तो उसको छुट्टी चाहिए। अत्यंत सहानुभूति के कारण, जबकि बहुत आवश्यक था उसका काम उस समय, किंतु उसको अवकाश स्वीकृत कर दिया गया। परसों की बात है। कल वो जब आया वापस तो उसकी दो बातें युवा पीढ़ी की मानसिकता दर्शाती हैं। सारी युवा पीढ़ी तो नहीं है ऐसी, लेकिन अगर ऐसी है तो बड़ी ख़राब है। पहली बात तो ये कि जब उससे पूछा कि हुआए वहाँ कैसे थे, जनरली लोग क्या पूछते हैं जब मृत्यु होती है तो, क्या हो गया था, बीमार थे क्या? नहीं, उम्र हो गई थी और इस उम्र में तो मर नहीं था। मरना शब्द सीधा बड़ा ख़राब होता है, कोई सीधे नहीं बोलता। जाना था बोलते हैं, अब चलने के ही दिन थे ऐसा बोलते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या कितनी उम्र हो गई होगी? ऐसे ही होंगे 50-55 के होंगे। 50-55? 50-55 का आदमी तुम सोचते हो कि जाने के लायक हो गया? कि बूढ़े थे, 50-55 के होंगे। फिर कैलकुलेट करके भी उसने बताया, अपनी आयु, अपनी पत्नी की आयु, फिर उसके पिता की आयु से डिफरेंस कैलकुलेट करके बताया कि हाँ ऐसे ही थे। इसका मतलब बेटा सावधान, तुम जब 50-55 के होने वाले होगे, बल्कि तुम तो 45 के ही होने वाले होगे, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी तो बदल जाएगी तुम्हारे बच्चों की। तो तुम्हारे बच्चे उम्मीद करेंगे कि तुम जाओ, अब उन्हें जीने दो। और ऐसे ही मत जाओ। जो दूसरी बात शॉकिंग थी वो ये थी कि फिर हम लोग गए, बता रहा था, हम लोग गए, मकान पर ताला वाला डाल दिया, नहीं तो साले लोग कब्जा कर लेते। अब बंटवारा होगा तो कायदे से होगा, पूरा देखा जाएगा, समझा जाएगा, पंचों के सामने पूरा मकान पर ताला डलवा दिया। अब पूरी संपत्ति, मतलब उसके मस्तिष्क में केवल एक बात थी कि 50-55 के हो गए तो जाना ही चाहिए था, बल्कि कहीं एक हल्की सी एक ईर्ष्या भी थी कि इतनी देर से क्यों गए, थोड़ा और पहले चले जाते। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले लोग आज की विशेषता है, केवल पैसे के पीछे भागने वाले लोग। इनका बस चले तो ये पिता को जिंदा इसलिए रहने देते हैं कि अभी और कमाएंगे, और कमाएंगे तो उत्तराधिकार में और ज़्यादा मिल जाएगा। ये निकृष्ट पीढ़ी। बेटा तुम इस चैनल पर हो तो मैं जानता हूं कि तुम इस निकृष्ट पीढ़ी के नहीं हो। इस पीढ़ी के होते हुए तुम निकृष्ट नहीं हो। और अगर तुम बेटा ऐसा सोचते हो तो मेरे चैनल पे मत रहिए। आप धंधेबाजों के चैनल तलाशिए, वो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ एक एक बात का पैसा लिया जाता है।
और एक एक बात को, एक ज़माना था कि एक एक बात का पैसा लिया जाने लगा। हमारे समय में धंधेबाजी शुरू हो गई थी कि हर बात का पैसा लिया जाना। अब ये शुरू हो गया कि हर बात का तो लिया ही जाएगा, लेकिन वो बात इतनी बढ़ाई जाएगी। ये दूसरा फेज़ आया। यानी जैसे कोई चीज़ है तो उसको इतना बढ़ाना, जैसे कि बीमारी है, आप ज़ुकाम के लिए गए तो पहले डॉक्टर पैसे लेता था, और कभी कभी पड़ोस में जो डॉक्टर होते थे, मेरे यहाँ तो इतने सज्जन डॉक्टर अभी भी रहते हैं, बिहार के हैं, वो डॉक्टर भगत हैं हमारे, और वो पड़ोसी के नाते कभी भी, जबकि वो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, मुझे संकोच होता है कई बार तो मैं नहीं दिखाता, लेकिन मेरे पूरे फैमिली को देखते हैं और बिल्कुल पैसे नहीं लेते, फ़ीस नहीं लेते। डॉक्टर का फ़ीस ना लेना मुझे खलता है। मुझे लगता है कि वो इतना अधिक जीवन दान देते हैं, उन्हें तो फ़ीस लेनी ही चाहिए। लेकिन ये पुरानी पीढ़ी के डॉक्टर हैं, हमारी पीढ़ी के डॉक्टर हैं। फिर उसके बाद की पीढ़ी के डॉक्टर आए, तो बीमारी ज़ुकाम की है तो वो कई टेस्ट लिख देते थे, ये सारे टेस्ट करा के आइए, पता नहीं ये ना हो वो ना हो, ये हो गया। अब की जो पीढ़ी है उसमें बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं। मेरी डॉटर इन लॉ खुद डॉक्टर है, तो मुझे बहुत कुछ पता है डॉक्टर्स के बारे में। अब की पीढ़ी में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे पैदा होने लगे हैं कि जो पहले उस ज़ुकाम को बढ़ा के पता नहीं क्या बना दें, कितना उस मरीज़ को दुखी करें, कितनी सिटिंग दें। आपका एक दांत ज़रा सा आप साफ़ कराने पहुंच जाइए, फिर देखिए आपको कितनी सिटिंग मिलती है। इतनी सिटिंग दी जाएंगी, और हर सिटिंग में, मैं अलीगढ़ में था तो मैं मिसेस के दांतों के लिए, वो कहीं उनके थोड़ा पेन हो रहा था तो वो एक डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई। बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया क्लिनिक थी, बड़ा मज़ा आ गया जाके कि बहुत ही बढ़िया क्लिनिक थी सेंटर पॉइंट पे। और वहाँ गए तो उन्होंने कहा स्केलिंग करा लीजिए, खर्चा इतना आएगा। ठीक है, लगा स्केलिंग करा लेते हैं। हालांकि उनके बिल्कुल चमकदार साफ़ दांत थे, लेकिन फिर भी स्केलिंग करा लीजिए जिससे कि ऐसे ही बने रहें। स्केलिंग करा ली। अब स्केलिंग कराई तो दांतों की जड़ों में दर्द होने लगा, तो कहा फिलिंग करा लीजिए। फिर फिलिंग कराने के बाद दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ी हुई थी, फिर हुआ रूट कैनाल करा लीजिए। रूट कैनाल कराया तो कैपिंग करा लीजिए। 1992 में मैं 50,000 से ऊपर खर्चे में निपटा जाके। 1700 रुपये का एक कैप होता था, और 250 रुपये स्केलिंग के लगते थे, और रूट कैनाल के भी अच्छे खासे पैसे थे। ये सब मिला जुला के मुझे तो नहीं लगा, मैंने तो नहीं कराई कतई। वी को वज्रदंती मंजन करता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दांतों का रंग थोड़ा बदल गया। लोग समझते हैं पान मसाला खाते हैं, समझने दो, दुनिया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे क्या करना है, जब गिर जाते हैं तो गिर जाते हैं दांत। मैं डॉक्टर से कहता हूँ बस 200 का काम करिए। 200 लेते थे डॉक्टर दांत निकालने के पहले, आजकल ज़्यादा लेते होंगे। मुझे दांतों को दुनिया भर के उपचार नहीं कराने हैं। जब सब गिर जाएंगे तब डेंचर लगवाने का मन करेगा तो लगवा लेंगे, नहीं तो पोपले मुंह से बोलने में कोई बुराई नहीं है। जब आज मैं 5, 6, 7 दांतों के बल पर अच्छे उच्चारण कर सकता हूँ, शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे बोल सकता हूँ, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावत गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके बोल सकता हूँ, मुझे दांतों की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बोला इसमें दांतों का प्रयोग ही नहीं हुआ। काम चला लेता हूँ मसूड़ों से। लेकिन बेटा पीढ़ी कैसी हो रही है, अब कॉस्मेटिक दांत आते हैं जिनका खर्चा 3-4 लाख रुपए आता है। अब जब इतना मैं खर्च करूंगा तो कमाने की भी सोचूंगा। कमाने के लिए मैं लोगों को उल्लू बनाऊंगा, तो उल्लू बनाने की परंपरा बढ़ती चली जा रही है। बेटे बाप को केवल तब तक इसलिए टॉलरेट करते हैं कि अगर वो कमा रहा हो, जिस दिन नहीं कमाता तो बहुत बड़े घराने के किसी वृद्ध को सड़क पर टहलते देखा था जिसके लड़कों ने धक्का मार के निकाल दिया था। बड़ी ईश्वर की कृपा है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे बेटे बहू ऐसे नहीं हैं। मैं कई बार उनसे कहता हूँ, बहुत बार उनसे कहता हूँ मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो वो लेते नहीं, और हमेशा कहते हैं कि आप पढ़ाना छोड़ दीजिए, मेहनत जब आपसे ना की जाए तो आप तुरंत छोड़ दीजिए। आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन हम हैं ना, तो ये बात होती है। ऐसी संतान, कल मेरी पत्नी कह रही थी कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि चरित्रवान पत्नी
और आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी सेवक, धन धान्य से भरा हुआ घर बिरलों को ही मिलता है। आजकल क्या सबको ये मिलता होगा? हमने कहा कुछ भी मिलता हो, चरित्रवान पत्नी की गारंटी मैं नहीं ले सकता आज के ज़माने में। हमारे तुम्हारे ज़माने तक तो गारंटी थी, मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। अपनी पत्नी पर कर सकता था, अब तो वृद्धावस्था है, कर सकता था परम सुंदरी पत्नी होने के बावजूद भी। और मेरे युग के तमाम लोग अपने पत्नियों पर ऐसे ही अखंड विश्वास कर सकते थे। आज तो बेटा तुम्हें टॉलरेट करना आना चाहिए कि उसका एक पास्ट होगा जिसको तुम ना उधेड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। ये युग आ गया है। पास्ट तो होगा ही, जब तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स हैं तो उसके बॉयफ्रेंड्स क्यों नहीं होंगे? ये तो होना ही है। चलो तुम मेरी मान के भले ना बनाओ गर्लफ्रेंड्स, वैसे मुझे उम्मीद कम है थोड़ी सी अंदर अंदर, लेकिन चलो ना बनाओ तो क्या गारंटी है कि जो आएगी उसने भी नहीं बनाया होगा। मेरे चैनल पर लड़कियां तो बहुत थोड़ी हैं, 5-7% हैं, लड़के ही ज़्यादा हैं। कैसी पीढ़ी हो रही है आज। मैं पीढ़ी का रोना रोने क्यों बैठ गया? मैं रोना नहीं रोता कभी, मुझे पीढ़ी पे बहुत विश्वास है। लेकिन क्या है कि 4% लोग हिंदुस्तान के हैं जो कुछ करते हैं, बाकी निठल्ले हैं, मूर्ख हैं और बहुत ही कहना चाहिए कि आवारा किस्म की आवारगी भी आवारा किस्म की व्याप्त है हिंदुस्तान में। निठल्लापन, केवल राजनीति की सोचना, पैसे कमाने की सोचना, हर बात में पैसे कमाने की सोचना, ये तो परम धर्म है। झूठ का प्रचार करना, झूठों का साथ देना, ये सब रह गया। ऊपर से हम जगत गुरु, ऊपर से हम रत हैं, आंतरिक आभा में रत हैं, लगे हुए। कितनी आंतरिक आभा में लगे हुए हम ही जानते हैं। हम भारत के लोग सिवाय पैसा कमाने में लगे हुए हैं, धंधे में लगे हैं, धंधे में, और कुछ नहीं। हमारी तरफ तो धंधा वेश्याओं के काम को कहते हैं जो शरीर बेचती है। हम भारत के लोग उससे भी ज़्यादा बर्बाद हैं। हम ईमान, धर्म, नैतिकता, रिश्ते, नाते सब बेच के केवल पैसा कमाना चाहते हैं। ऊपर से कहते हैं भारत। आंतरिक आभा में लगे हुए हैं। कितनी आभा विकसित कर रहे हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बना के डिलीट कर दिया इस पर, मुझे बड़ा क्षोभ है इस बात पर। ऐसे स्पष्टीकरण शंकराचार्य जी देते हैं। क्या करते हैं शंकराचार्य जी पुरी के, जिन्होंने ये भारत दिया शब्द? क्या करते हैं? पूरे भारत के लिए क्या किया? एक वीडियो बना के ही जरा बच्चों को कुछ सिखा देते। आजकल तो वीडियो का ज़माना है। माननीय, आदरणीय, परमादरणीय जगत गुरु श्रीमान जी 1000 पता नहीं 1 लाख कितने 8 श्रीमान शंकराचार्य जी महोदय, हिंदू धर्म के धुरंधर, धर्म रक्षक, जरा बच्चों को धर्म सिखा देते थोड़ा सा। धर्मांध तो ना बनाओ लेकिन धर्म तो सिखा दीजिए कम से कम। ये बच्चे जो गड्ढे में गिर रहे हैं, जो केवल धन कमाने में लगे, और धन तो ईश्वर कृपा से जितने मठ हैं, जितनी पीठ हैं, जितने आश्रम हैं, इनमें तो कोई कमी है ही नहीं। कितना विरोधाभास है कि जो सबको शिक्षा देते हैं कि धन इकट्ठा न करो, अचौर्य और अपरिग्रह, वो खुद धनाधीश बने बैठे हैं। अरे उस धन को एक बार बांट दिया होता, भारत सरकार के ख़जाने में जमा करा दिया होता, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया होता, बाढ़ आपदा किसी के समय जमा करा दिया होता। जो पुरी के शंकराचार्य जी महोदय, जिनका मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि भारत का अर्थ भारत है, कि हम अपनी आभा में रत हैं, निरंतर आभा बढ़ाने में, उन्होंने कितना काम मठ ने किया है आज दिन तक परोपकार का, कितना सोशल सर्विस की है। युवाओं का चरित्र निर्माण के लिए उनका योगदान क्या है, मैं प्रश्न करता हूँ, क्या योगदान है? दीजिए मजहबी शिक्षा, क्यों नहीं देते आप? धार्मिक शिक्षा हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म की शिक्षा दीजिए। किसने मना किया है? बहुत क्षोभ होता है।
उस लड़के को केवल इसकी चिंता थी कि उसकी पत्नी को संपत्ति मिल जाए, और जो पिताजी इन लॉ चले गए, उनके लिए ये उसका वर्जन यही था कि वो उम्र हो गई थी, अब 50-55 की उम्र हो गई, और क्या जिएंगे, 50-55 की उम्र में मर जाना चाहिए। सावधान बेटे, आपके आने वाली पीढ़ियां 45 साल में उम्मीद करेगी कि आप जाएं। अगर ढंग से पालन पोषण नहीं किया तो आगे की जनरेशन तो गड्ढे में है ही। बड़े क्षोभ के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, अफसोस के साथ कह रहा हूँ। हम भारत के लोग नीचता की पराकाष्ठा पहुंच चुके हैं, केवल धन और केवल धन और केवल धन। अध्यापक आपको वो नहीं देना चाहता अगर मंथली ढंग से ट्यूशन करें। अगर ठेका लीजिए ट्यूशन का कि सब्जेक्ट ख़त्म कराना, देखो कितनी जल्दी ख़त्म कराता है। और अगर आप मंथली बेसिस पर करिए तो रगड़ रगड़ के पढ़ाएगा, वो चीज़ पढ़ाएगा ही नहीं जिसके पीछे आप तरस रहे होंगे, जो आपका थर्स्ट पॉइंट होगा, उसको पढ़ाएगा ही नहीं। ये स्थिति है। ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा है। इसीलिए तो मुझे गुरु पूर्णिमा या टीचर्स डे से महान चिढ़ है। मैं एक भी कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बुमरैंग कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ। नो, इस पूरी भीड़ में जब मैं साबित ही नहीं कर पाया अपने को कि मैं ईमानदारी से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कि मेरे दिल में तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम है, जब मैं ये सिद्ध ही नहीं कर पाया तो लाभ क्या? क्योंकि बेटा मेरे YouTube चैनल पर मुझ में अगाध श्रद्धा रखने वाले बच्चे मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी दिल्ली में कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। कितनी मासूम मूर्खता है ये बात। कोई पीढ़ी संघर्ष नहीं है, कोई जनरेशन गैप नहीं है, क्षोभ है केवल। इंद्रियों का सुख है केवल। दिल्ली में जाएंगे तो इंद्रियों का सुख मिलेगा, मुझसे पढ़ेंगे तो वो नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि बगल में एक लड़की बैठी, इधर 2 बैठी, उधर 4 बैठी, 4 घूम रही हैं, टहल रही हैं सामने से। लड़के ही हैं ज़्यादातर ये पूछने वाले सब, तो इसलिए मैं यही बात करूँगा। लड़कियां तो मेरे क्लास के बैच में इस बार आई ही ऐसी जो सिर्फ, तमाम सारी लड़कियां, सभी तो नहीं लेकिन बॉयफ्रेंड्स की तलाश में आई, डिक्लेयर करके क्लास में बाकायदा। मतलब क्लास में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे लड़कों को इंडिकेशन मिल जाए कि ये लड़की बॉयफ्रेंड की तलाश में है, और उसकी तलाश पूरी भी हो गई। मुझे लगा कि क्लासरूम बंद कर देना चाहिए। मैं एजेंट नहीं हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलाने का, लोगों की धंधेबाजी का, मैं एजेंट नहीं हूँ, बंद कर दिया इसीलिए। अब ऐप तो रूखी सूखी टीचिंग है, बगल में कोई बैठ के पढ़ नहीं रही है, उस प्रकार का क्लास तो है नहीं जो आपने एक वो देखा था जिसमें एक लड़की नयन कटार चलाती है और कितनी वायरल हो गई थी, प्रिया प्रकाश। ऐसे क्लासेस लाइक करते हैं लोग, ये दिल्ली में मिलते हैं। अब जो प्रिया प्रकाश की तलाश में हैं, उन्हें कहाँ एक ईमानदारी से पढ़ाने वाला, जो वाकई इंसान बना देने वाला या अधिकारी बना देने वाला अध्यापक है। बेवकूफ़ आदमी है आज के ज़माने में, लोगों को इंसान बनाने चले हैं। अरे हम तो पहले ही बन चुके हैं जो हमें बनना था। आज ये क्षोभ का प्रकटीकरण हुआ है कल उस एम्प्लॉय की बात सुनने के बाद। मेरी पत्नी भी सन्न रह गई सुन के, जब उन्होंने सुना कि आदमी सोच रहा 50-55 के थे तो उम्र हो गई उनकी ऊपर निकलने की। माय गॉड, क्या होगा इस पीढ़ी का। वास्तव में संन्यास ही ले लेना चाहिए।
हम लोगों को तो वृद्धों का एक आश्रम होना चाहिए जहाँ सारे वृद्ध इकट्ठे हों, ये सोच के कि वे अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं। सारे लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो और युवा पीढ़ी के ऐसे ही कर्णधारों को ये जिम्मा दिया जाए कि ऊपर से बम डाल दें, एक ही बार में बिना कष्ट के समाप्त हो जाए। सारा संसार वृद्ध मुक्त हो जाए, क्योंकि वृद्धों की संख्या बढ़ रही, युवाओं से ज़्यादा है। 2016 में बराबर हो गई थी, 17 में बढ़ने लगी, 18 में बढ़ने लगी, 19 में बढ़ने लगी, बढ़ती जाएगी। वृद्ध बढ़ रहे हैं क्योंकि हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी होती जा रही हैं। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट घट रहा है। बच्चे बाकायदा जीवित रह रहे हैं। पहले तो 1 साल या 5 साल के पहले ही मृत्यु हो जाया करती थी बहुतों की। उनको जिंदा रखने का प्रयास वृद्धों ने ही किया है। वो वैज्ञानिक रिसर्चर जितने जितने लोगों ने ये सब प्रयास किए, सब वृद्ध हैं। और ये जनरेशन बड़ी होकर आज ये उम्मीद करती है, 50-55 के हो गए थे तो अब और क्या जिएंगे, मरने की उम्र तो थी। बेटा तुम तो ऐसे नहीं। गॉड ब्लेस यू।